नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज एक नया वीडियो लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और आज जो वीडियो मैं आपके बीच लेकर आया हूँ वो वीडियो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। जैसा हम आप सब जानते हैं कि अर्ली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात आती है। तो आज हम शुरुआत करेंगे इसी सिविलाइजेशन के बारे में। और जब हम वर्ल्ड सिविलाइजेशन की बात करते हैं और खास करके अर्ली सिविलाइजेशन की बात जब करते हैं साथियों, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। इसके अलावा इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, रोमन सिविलाइजेशन है और ग्रीक सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले आज का जो ये वीडियो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पर आधारित है। और इस वीडियो में जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग बात करें इस आपके स्क्रीन पे ये जो मैप देख पा रहे हैं। इस मैप में आप ये देख पा रहे हैं कि जो अ, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, यूफ्रेटस और टिग्रिस यानी दजला और फरात नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम इसके जो उस ज्योग्राफिकल एरिया को में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई या आगे बढ़ी, तो उसको हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं। और जब हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वो केवल अकेले एक सिविलाइजेशन नहीं है, उसके अंदर चार सिविलाइजेशन आते हैं। इसके बारे में मैं बात करूंगा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया की तमाम जो पुरानी सभ्यताएं हैं या जो महान सभ्यताएं हुई, वो सारी सभ्यताएं आपको दिखाई देंगी कि उन किसी न किसी नदी के किनारे हैं। चाहे जैसे हम बात करेंगे आज टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो का डेवलपमेंट हुआ, या चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वांग रिवर के इसमें किनारे हुआ, या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो आपको पता है कि सिंधु नदी के पेरीफेरी में ये सिविलाइजेशन एक प्रकार से फ्लरिश हुआ। और इसी प्रकार से इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो नाइल रिवर यानी नील नदी के किनारे। तो इस प्रकार से दुनिया की तमाम बड़ी जो सभ्यताएं रही हैं, महान सभ्यताएं रही हैं, वो नदियों के किनारे रही हैं। और इसी क्रम में यदि हम देखें, अब इसको मैं थोड़ा जूम करके आप देख पा रहे हैं, आपके मैप पे आप देख पा रहे हैं, इसको फर्टाइल क्रिसेंट कहा गया। मैं इस पे आगे बात करूंगा। तो ये दो नदियों के बीच यूफ्रेटस और टिग्रिस, और इसमें आप देख रहे हैं, आप नाम भी देख पा रहे हैं, आपकी सुमेरियन लिखा हुआ है, बेबीलोनियन है, अक्कड़ है और असीरियन है। यानी कि इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंतर्गत अलग अलग समय में अलग अलग लोग इस पर शासन किए और अपने और इस प्रकार से ये सभ्यता आगे बढ़ी। तो सबसे पहले सुमेरियन है, उसके बाद अकेडियन है, उसके बाद बेबीलोनियन है और लास्ट में असीरियन। तो इस प्रकार से इसका एक क्रम रहा जो सभ्यता का। और इस पूरी सभ्यता का हम जब एक इसमें बात करते हैं तो उसको हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामियन सभ्यता कहते हैं। और इसको जो टाइम लाइन आप देख पा रहे हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, इसमें सबसे पहले दिखा रहा है कि सुमेरियन सिविलाइजेशन, फिर अक्कड़, फिर बेबीलोनियन, फिर असीरियन, और उसके बाद फिर आगे और भी आप चल्डियन और उसके बाद फिर पर्शियन। तो इस प्रकार से ये सिविलाइजेशन आगे बढ़ी है और इसका टाइम फ्रेम अलग अलग दिखाई देता है। हालांकि जो इतिहासकार हैं ये मानते हैं कि लगभग 6-7 हजार साल पुरानी ये सभ्यता है। और शुरुआत में ये बहुत ही, यदि हम प्रिमिटिव कहें कि तो, और उसके बाद जब सभ्यता आगे बढ़ी तो ग्रामीण सभ्यता कई वर्षों तक की ग्रामीण सभ्यता के रूप में रही। धीरे 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 लगभग 2000-3000 साल के बाद एक नगरीय सभ्यता के रूप में हमें दिखाई देती है, जिस पर हम लोग बात करेंगे। और जैसा मैंने अभी आपसे बताया, और ये दो मैप आपके नीचे मतलब इसका आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। जैसा कि मिस्र के नॉर्थ ईस्ट में इजिप्ट है, और इसको हम फर्टाइल क्रिसेंट इसलिए कहते हैं कि उपजाऊ अर्ध चंद्राकर, मतलब जो फर्टाइल क्रिसेंट के रूप में माना गया, क्योंकि दो नदियां टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, ये नदियां जो अपने साथ जो
एलुवियल सॉइल जो है, जलोढ़ मिट्टी लेकर जो इकट्ठा की, इससे क्या हुआ, एक उपजाऊ क्षेत्र बना। और ये पूरा जो, जैसे हम भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गंगा यमुना का द्वाब जो क्षेत्र है, गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, मैदानी जो इलाका है, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। उसी प्रकार से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच का जो क्षेत्र है, तो ये बाढ़ के दौरान, फ्लड के दौरान, जब ये एलुवियल सॉइल को लाके अपना डिपॉजिट करते हैं और मेन लैंड में, तो वो उससे क्या हुआ, एक प्रकार से फर्टाइल लैंड जो है वो दिखता है। और क्रेसेंट रूप में इसलिए कहा गया क्योंकि अर्धचंद्राकार इसका आकृति है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये एक वर्ल्ड मैप में भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और दूसरा आपके क्या कहते हैं, दूसरे मैप में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से फर्टाइल क्रेसेंट को दिखाया गया है। और इसके आगे यदि हम बढ़े तो, जैसा मैंने, इस बात को हम लोग कह चुके हैं कि जो टिग्रिस है और यूफ्रेटस जो नदी है, और वो एक प्रकार से इस सभ्यता के लिए जीवनदायिनी है, या इस कह सकते हैं लाइफ लाइन ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं। इस तरीके से हम इसमें आगे देखेंगे। और सबसे पहले जैसे मैं बताया कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो टाइम लाइन है, उसमें सबसे पहले जो लोग थे जिस सभ्यता को विकसित किए या आगे बढ़ाए, तो वो लोग थे सुमेरियन थे। और लगभग मैंने आपको बताया कि 5-6 हजार साल पहले ये इन लोगों ने, सुमेरियन जो लोग थे, उन्होंने एक प्रकार से सिटी स्टेट यहाँ के रूप में इसको डेवलप किया। और इसको आगे मैं बात करूंगा इनके कि सिटी स्टेट्स का मतलब क्या है, और सिटी स्टेट्स किस प्रकार से हुए, और प्रत्येक शहर का अपना एक एक अपना शासन था, उसका अपना एक राजा था, उनका अपना एक नियम था, और उसके आधार पे ये चीजें हम देखते हैं। अब जब हम शासन की बात करते हैं साथियों, तो सबसे प्रमुख है कि राजा। जैसे कि आप किसी भी सभ्यता में बात करें तो कोई ना शासन का प्रमुख होगा। तो जो राजा या जो उसमें राज्य में जो सबसे ज्यादा पावरफुल या डोमिनेटिंग कोई था, तो वो किंग था। और वो इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिस्ट, जो प्रिस्ट होते हैं, जो पुरोहित वर्ग था, उसका उसका प्रभाव था। और इसलिए और राजा को ये माना गया कि वो देवताओं का प्रतिनिधि था। और देखिए, तमाम सभ्यताओं में चाहे इवन हम भारतीय सभ्यताओं में भी बात करें या और भी इसमें बात करें, तो राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। राजा को पिता के स्वरूप माना गया है। उसी प्रकार से मेसोपोटामिया में भी कहा गया। और इसको वहाँ एक शब्द है पटेसी, पटेसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। The emperor was called Patesi, and that was the representative of God. So, and the priests were the most influential people in the Sumerian or Mesopotamian civilization. तो इस चीज को हमको देखना है। और जैसा ऑब्वियस है कि राजा जो है, एम्परर लेड द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर। वॉर के समय में जो राजा है वो अपनी आर्मी को लीड करता था। और every city of Mesopotamia had a parliament of citizens in which there were two gods each। यानी कि हर शहर का एक, प्रत्येक जो सिटी स्टेट की बात की गई, उसका एक संसद की भांति होता था, उसमें दो देवता होते थे। और इसमें इस प्रकार से ये पूरा जो शासन व्यवस्था है, इसको हम यदि समझें तो जो पटेसी है, जो राजा है, वो हाईएस्ट अथॉरिटी होता था, और वो इन चीजों को एक प्रकार से कह सकते हैं, उन चीजों को नियंत्रित करता था। और राजा का जो अधिकार है वो असीमित था। और जैसा आप देखते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो पॉलिटिकल जो हायरार्की है, उसमें सबसे पहले जो मेजर क्लास, जो तीन मेजर क्लासेस की बात आती है, जिसमें नोबल्स की बात आती है कि जो कुलीन वर्ग है, और फ्री सिटीजन्स, स्वतंत्र नागरिक, और स्लेव्स। तो ये तीन कैटेगरी में कहते हैं। लेकिन सबसे ऊपर जो नोबल्स के ऊपर में यदि हम देखें, वो प्रिस्ट हैं या पटेसी या राजा जो होता था। उसके बाद फिर आपका जो नोबल्स, यानी कि जो उच्च वर्ग के, कुलीन वर्ग के थे, जिसमें कि मंत्री होंगे और अधिकारी गण होंगे। और उसके अलावा फ्री सिटीजन्स उसको कहा गया, जिसमें जो व्यापार कर रहे थे, या किसान का काम कर रहे थे, या नॉर्मल जो लाइफ जी रहे थे। यानी कि उसको आज की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मिडिल क्लास की बात कर सकते हैं। और उसके नीचे का जो वर्ग था, जो एक प्रकार से स्लेव, यानी कि दास। और दासों की स्थिति ये थी कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद मेसोपोटामियन गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है, उसमें हायरार्किकल ऑर्डर को आप देख पाते हैं। उसके अलग अलग डायनेस्टीज के लोग इस पे शासन किए। और राजा जो है, ही वॉज द रूलर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
ही वॉज लॉ मेकर ऑल्सो। वो राजा शासक तो था ही, साथ कानून का निर्माता भी था। और इसके अलावा मैंने कहा जैसे संसद, प्रत्येक सिटी स्टेट का एक अपना संसद था या एक सभा थी। उस सभा में बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो डिसीजन राजा माने। यानी कि राजा, द किंग कैन ओवर रूल द डिसीजंस मेड बाय द असेंबली और द पार्लियामेंट ऑफ सिटी स्टेट। ओके। सो इसमें हम बात करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स यानी कि जो अधिकारी गण थे, और बहुत सारे स्क्राइब्स थे, जिसको हम शास्त्री कह सकते हैं, उसको ये कह सकते हैं कि विद्वान जो थे, उन लोगों की बात की गई। इसमें शास्त्री जो हिंदी अनुवाद में आपको दिख रहा है, वो ये कह सकते हैं वो विद्वान विद्वत जन थे। इस प्रकार से और जो जो विद्वत जो जन थे सीधे राजा के अधीन काम करते थे। द स्क्राइब्स वर्क डायरेक्टली अंडर द किंग, वेयर एज द टेम्पल ऑफिशियल्स टुक केयर ऑफ द प्रोटेक्टेड ऑर्फन्स एंड विडोज। और ये विधवाओं का और अनाथों का देखभाल करते थे। और इस प्रकार से द डिवीजन ऑफ रोल्स ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस बिगेन अराउंड 2000 बीसी। लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है, वो पावर है, रोल है, उसको उसका विभाजन की प्रक्रिया हम देखते हैं इस समय शुरू हुई। इसके आगे बात करें, मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो राजा रानी जो है देवताओं के शहर, मतलब एक माना गया कि ये जो है हर स्टेट के सिटी ऑफ गॉड्स जो थे, उनके 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 ही ये वंशज थे। लेकिन वो देवता के बराबर नहीं थे, लेकिन देवता के समतुल्य माना गया उनको उनको सॉरी देवता के लोगों को देवता कभी नहीं माना गया, लेकिन देवता के समतुल्य जरूर माना गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि राजा जो है, और ऑब्वियस किसी भी आप सिविलाइजेशन की बात करें, तो किंग हैज द ऑल द पावर्स, है ना। वो लॉ मेकर था, आर्मी का हेड होता था, जुडिशरी का हेड होता था, इस प्रकार की चीजें, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप आंसर लिखते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जब किसी भी शासन की बात आती है तो राजा जो है, यदि हम मोनार्की की बात करते हैं तो मोनार्की में राजा ही सर्वे सर्वा है। वो सेनापति भी है, मुख्य सेनापति, मतलब सेना का भी लीडर है। वो जुडिशरी का भी हेड है। वो अपने जो कार्यपालिका है उसका भी हेड है। यानी कि सारी पावर जो है उस किंग के अंदर है, और इसलिए राजा को इतना पावरफुल देखा गया, चाहे वो सुमेरियन हो, चाहे अकेडियन हो, चाहे बेबीलोनियन हो, या हम बात करें जब असीरियन हो। तो आपको जो आंसर लिखना है उस समय आप बहुत ध्यान रखिए कि यदि आपको असीरियन पूछता है या अकेडियन पूछता है या आपसे बेबीलोनियन पूछता है, उसमें राजा का अधिकार और कर्तव्य है, वो उसमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, उसकी निरंकुशता बढ़ जा रही है कि राजा और डोमिनेटिंग हो रहा है और पावरफुल हो रहा है ना। और इन चीजों को आपको, तो ये कॉमन फ्रेम होता है जब हम शासन की बात करते हैं, किसी साम्राज्य के शासन की बात करते हैं, तो उस प्रकार से आपको लिखने के समय ध्यान रखना है। तो राजा के पास सर्वोच्च अधिकार है। हालांकि राजा के अलग अलग हम सभ्यताओं में बात करेंगे और आप देखेंगे कि राजा के सलाह के लिए उसका एक मंत्रिमंडल होगा, एक कैबिनेट होगा, एक संसद होगी, या एक प्रकार की सभा होगी, जिसको हम संसद का नाम दे सकते हैं। तो सभा होगी, लेकिन वो सभा की भी लिमिटेशन है। वो सिर्फ सजेशन दे सकता है, राजा चाहे तो उसको माने और चाहे ना माने। तो इसमें हम इस प्रकार से देखते हैं। और यदि हम बेबीलोनियन सभ्यता की बात करें तो एक नाम आता है हम्बुराबी का। हम्बुराबी ने कोड ऑफ हम्बुराबी बहुत फेमस है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। इस पे मैं आगे बात करूंगा, और ये बताना चाहूंगा कि लॉ मेकर्स के रूप में उसने क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, इस पर बात की है। और प्रत्येक जो सिटी स्टेट है, every city state of the Mesopotamian civilization had one governor and whose primary responsibility was to make people pay tax. So first of the all, the duty of governor was to ensure to collect the tax from the people, and he was the head of the city state आफ्टर किंग। यदि हम बात करें कि राजा के बाद कोई बहुत पावरफुल आदमी था, दैट वाज गवर्नर। उसको हम यहाँ पे राज्यपाल हिंदी अनुवाद हो रहा है, लेकिन हम उसको गवर्नर ही शब्द कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चूंकि उस सभ्यता में गवर्नर को के रूप में हम देख रहे हैं, तो गवर्नर उसका पावरफुल आदमी। और चाहे वो असीरियन की बात करें, चाहे आगे के हम जाके दूसरी सभ्यताओं की बात करेंगे, जो अकेडियन या बेबीलोनियन, उसमें भी ये गवर्नर दिखाई देता है। और प्रत्येक जो साम्राज्य है कई स्टेट में डिवाइडेड था।
और ऑब्वियस है कि चूंकि मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है और उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बहुत बड़ा है, और उस सिविलाइजेशन में बहुत सारे सिटी स्टेट्स हमको दिखाई देते हैं। और उसमें बहुत सारे प्रमुख शहर हैं, जिसमें उर है, निपुर है, लगाश है, किस है, और बहुत सारे ऐसे शहर के नाम आप सुनेंगे जो अलग अलग समय में डेवलप हुए। और ये जो है गवर्नर का जो काम था, ईच ऑफ दीज प्रोविंसेस हैड वन गवर्नर ऑफ देयर ओन, एंड दे वे रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पीपल पे टैक्सेस, इन्फोर्स द किंग्स लॉ एंड असाइन वर्कर्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल और सेंड सोल्जर्स टू वॉर। यानी कि राजा का जो भी काम है उसको एक प्रकार से इम्प्लीमेंट करने का काम, इन्फोर्स करने का काम किसका था? गवर्नर का था। तो आप जब उत्तर लिखें तो ये बहुत, आपको बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, लेकिन हाँ संक्षिप्त में उसकी बता दें कि उसकी क्या भूमिका थी। एक तो बता दें कि भाई राजा के बाद ये जो स्टेट्स थे, स्टेट्स का जो हेड होता था वो गवर्नर, नंबर एक। नंबर दो आप लिखेंगे कि वो इंश्योर करता था कि जनता प्रॉपर टैक्स पे कर रही है या नहीं कर रही। नंबर थ्री, यदि कोई काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का या टेम्पल के कंस्ट्रक्शन का या किसी और काम का, उसमें कैसे लोगों को उसको काम में लगाना है, और यदि युद्ध के समय है तो कैसे सोल्जर्स को उसमें युद्ध के लिए भेजना है। ये सारे काम गवर्नर के थे। इसके बाद बात करते हैं कानून की बात। कानून के लिए अलग अलग समय में हम देखते हैं कि प्रत्येक राजा कुछ कानून बनाता है। जैसे मैंने आपको हम्बुराबी के बारे में बात किया, और मैं और डिटेल में बात करूंगा। तो अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, लेकिन उसमें हम्बुराबी इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि उसने अपने पूरे कोड ऑफ कंडक्ट को पूरे एक पिलर एडिक्ट में उसको लिखवाया, और वो आज भी फ्रांस के म्यूजियम में वो रखा गया है। और ये जो मैंने आपको बताया कि जो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है वो डिवाइडेड इनटू मेजर रीजन्स, and the northern region and the southern region, and there were further division of this region into the city state। यदि हम पूरे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी को आप देखते हैं तो उसको दो हिस्सों में बांटा गया, एक नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। और उस नॉर्दर्न एंड साउदर्न को भी हम दो हिस्सों में कई सिटी स्टेट्स में हम बांटते हैं। और every city state was different from each other and had different processes and methods of running the government। यानी कि थोड़ा बहुत अंतर के साथ ये ऑब्वियस है कि वन टू वन जो बेसिक्स हैं, जो रूल करने का जो बेसिक था वो तो वही था कि गवर्नर का क्या ड्यूटी है, क्या चीज है, लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट करना ये थोड़ा बहुत स्टेट वाइज, सिटी स्टेट अलग अलग में डिपेंड कर रहा था। और पूरी इस सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो ज्योग्राफी की है। ज्योग्राफी का इसलिए क्योंकि पूरा जो सभ्यता है नदियों के किनारे है, और नहरों कैनाल्स के माध्यम से और जो एक प्रकार से इरिगेशन को बहुत बढ़ावा मिला, इस प्रकार से इनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत सुदृढ़ थी। अब जब हम बात करते हैं तो धर्म की भूमिका बहुत बड़ी होती है। और आप ये जानते हैं कि तमाम प्राचीन सभ्यताओं में धर्म को लेके और उसको लेके अलग अलग मान्यताएं रही हैं। और मेसोपोटामिया में भी जैसे माना गया कि मेसोपोटामियन जो रिलीजन है वो पॉलिथिस्ट है, यानी कि बहुदेववादी है। और इसमें फॉलोअर्स वर्शिपिंग सेवरल मेन गॉड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइनर गॉड्स, बहुत सारे मुख्य देवता थे, छोटे जो और कई छोटे देवता थे। उसमें बहुत जो प्रमुख देवता है, एनकी है, एन है, एनलिल है, ये नाम आपको याद करना होगा, ये जानना पड़ेगा। अलग अलग देवता थे, ज्ञान और जादू के देवता अलग थे, आकाश के देवता। आप जब हम भारत के में बात करते हैं और वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो आपको याद आता होगा, इंद्र की बात करते हैं, वरुण की बात करते हैं, अग्नि देवता की, पृथ्वी देवता। इस प्रकार से प्रकृति से करीब आपको दिखाई देगा कि जो एंशियंट जो सिविलाइजेशन है उसमें जो देवताओं का जो जिनको माना गया वो प्रकृति से ज्यादा करीब दिखाई देता। तो ये इसके पीछे कारण क्या है कि मनुष्य का, यदि हम एक बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है, हम ईश्वर को तभी याद करते हैं जब हम संकट में। तो प्राचीन सभ्यताओं में हम यदि बात करें तो जैसे हमें लगा कि बहुत बारिश हो रही है तो हमने एक वर्षा का देवता बना दिया, बहुत गर्मी पड़ रही है तो सूर्य सूर्य देवता की आराधना कर दी, और उसके बाद फिर बहुत आंधी तूफान चल रहा है तो हम रुद्र वायु देवता की बात, इस प्रकार से प्रकृति को हम कनेक्ट कर रहे हैं। पूरे जंगलों में आग लग गई तो हमने अग्नि की उपासना कर दी कि अग्नि शांत हो जाओ। तो ये जो चीजें हैं आपको प्राचीन सभ्यताओं में, दुनिया की तमाम सभ्यताओं में आपको कहीं ना कहीं थोड़े नाम उनके अलग होंगे, वो कॉमन दिखाई देंगे। तो इस तरीके से
ये मेसोपोटामियन सिटी जो सिटी स्टेट्स हैं, तो उसके प्रत्येक शहर का अपना एक देवता है, एक संरक्षक देवता भी है। ईच मेसोपोटामियन सिटी हैड इट्स ओन पैट्रन गॉड और गॉडेसेस। तो ये हमको देखने को बहुत मिलता है। इस तरीके से ये जो है और इन सब देवताओं की चूंकि जो देवता थे उनको जहाँ पे इनके टेम्पल्स को जिगुराट कहा गया, इस पे मैं बात करूंगा। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं जिगुराट। ये एक तस्वीर है वहाँ के मंदिर की, जो प्रत्येक शहर के एक किनारे में इसको बनाया जाता था, बड़ा भव्य होता था। और इसकी कलाकृति, इसके डिजाइन को आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले 1923 में ब्रिटिश जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वुली, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और ये दूसरी तस्वीर है। और ये में आप देख रहे होंगे कि मैंने जो भी इमेजेस लिए हैं वो इंटरनेट से और जिस साइट से लिया है उसको मैंने मेंशन किया है, चाहे तो आप वहां जाके देख भी सकते हैं। और ये जिगुरट का एक है, ये पूरे ईंट से, ब्रिक्स से बनी हुई, पक्की ईंटों से बनी हुई ये बना हुआ ढांचा है। और उसके अंतर्गत ये प्रत्येक सिटी स्टेट में हम देखते हैं। अब बड़ी लंबी लिस्ट है पॉपुलर मेसोपोटामियन गॉड्स की। एंड अमॉन्ग द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स ऑफ मेसोपोटामियंस पैनेथन विच नंबर ऑफ 3600 डेटीज, मतलब 3600 देवता से अधिक है। तो ये बहुत असंभव सी बात है कि छोटे से लेक्चर में मैं उन सबको बता पाऊं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे देवता है। इनकी लिस्ट मैंने इसलिए शेयर की कि बच्चों को ये समस्या आती है कि हम कौन से देवता, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि ये लंबी लिस्ट है और आप देखिए सब सब अलग अलग देवता हैं। आकाश के देवता हैं, वायु के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, स्वास्थ्य के देवता हैं। अलग अलग देवताओं के नाम यहाँ पे, मैं उनको उस पर ज्यादा नहीं बात करूंगा। इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं क्योंकि एक लंबी लिस्ट है। लेकिन जब हमको यदि पूछा जाए कि मेसोपोटामियन, क्वेश्चन कई प्रकार के बनते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि पहला है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उसमें आप धर्म के बारे में बात कर सकते हैं, उनके बता सकते हैं कि इनके 3600 से अधिक मेजर और माइनर गॉड्स हैं और उसमें से ये प्रमुख ये हैं, तो इस प्रकार का एक बताया जा सकता है। और उनका टेम्पल का नाम जिगुरट है। जिगुरट प्रत्येक शहर के एक हिस्से में जिगुरट की स्थापना की जाती थी और बड़ा वो भव्य होता था। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अब आते हैं, मैं इस पे अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इसको बताना चाहूंगा कि ये भी मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है। और ये जो इमेज जो है इसको आपको समझाने के लिए कि देखिए मेसोपोटामियन जो सोशल ऑर्डर है उसमें आप देख पा रहे हैं सबसे जो ट्रायंगल शेप में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में किंग है। दैट इज किंग, और उसको पृष्ठ भी लिखा हुआ है। पृष्ठ इसलिए कि जिसको हम पटेसी कहते हैं। और फिर अपर क्लास में पृष्ठ भी है, नोबिलिटी भी है, रिच मर्चेंट्स भी है। पृष्ठ यानी कि पुरोहित वर्ग से जुड़े जुड़े थे, नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग से, रिच यानी कि अमीर, मर्चेंट्स अमीर जो व्यापारी थे, ये सारे लोग अपर क्लास में। लोअर क्लास में कौन आ रहे थे? जो छोटे व्यापारी थे, जो स्मॉल मर्चेंट्स थे, फार्मर्स थे और आर्टिस्ट थे, ये सारे लोग लोअर क्लास में थे। और जो सबसे लोएस्ट क्लास था दैट वाज स्लेव्स कैप्चर्ड फ्रॉम वॉर्स एंड ओड मनी। यानी कि सब जो सबसे निचला जो हिस्सा है समाज का, वो आपके दास का है, जिनको या तो हमने युद्ध के दौरान उनको बंदी बना लिया और उनको दास बनाया, या हमने उनको खरीदा है। उनकी मजबूरी के कारण व्यक्ति को अपने चीजों को जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहा था, हमने उसको कुछ पैसे देकर खरीद लिया और उसका इस प्रकार। तो ये पूरे समाज का जो वहाँ का मोटा मोटा स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार का स्ट्रक्चर असीरियन में भी है, सुमेरियन में भी है, अकेडियन में भी है। ये सोसाइटी हमको पूरे में दिखाई देती। तो मैं आपको बच्चों बताना यही चाह रहा हूँ कि जब आंसर लिखेंगे तो ये बहुत आपको स्मार्टली काम करना होगा कि, और आप चाहें तो आंसर लिखते समय इस प्रकार का पिरामिड बना सकते, इस प्रकार का सॉरी ट्रायंगल शेप बना दें और लिख दें। इससे क्या होता है कि एक इम्पैक्ट जाता है, जो कॉपी का इवेल्युएट करता है, आपकी जो कॉपी को एग्जामिन करता है, उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो मैं चाहूंगा कि जब आप आंसर लिखें तो इस प्रकार का यदि आप डायग्राम बना लेते हैं और लिखते हैं तो बहुत कुछ कम लिख के आप बहुत कुछ स्पष्ट कर सकते हैं। उसी चीज को मैं आगे बता रहा हूँ। ये जो आपने फिगर देखा उसके बाद, जैसे मैंने कहा उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, इसको आप देख पा रहे हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, स्टेट रूलर्स, लैंडलॉर्ड्स, प्रीस्ट ऑफिशियल्स, ये सब बारे में बात कर चुका हूँ। इसमें देखिए दो चीजें हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि
समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस बिलीव्स दैट द कंडीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी वाज गुड, बट आई हैव सम सबमिशन इन दिस रिगार्ड, बिकॉज so many things we found that ki, according to me, the condition of women was not good as it has been said by the historians. तो इसको मैं आगे आपसे बात करूंगा, इसके पीछे क्या कारण है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फिर आप देखते हैं कि अ, मैंने आपको बताया कि अपर क्लास था और इस प्रकार से, और ये इसमें अलग-अलग आप देखते हैं। और उस पिता और इस पूरी सोसाइटी में, मेसोपोटामियन सोसाइटी में जो था वो पैट्रियार्कल था, यानी कि पितृसत्तात्मक। पिता ही उसका प्रमुख, परिवार का प्रमुख होता था। और एक प्रकार से जो एकल परिवार का, संयुक्त परिवार की परंपरा नहीं थी। न्यूक्लियर फैमिली का जो 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 कॉन्सेप्ट है वो बहुत था। मतलब इट वाज मोर और लेस, वी फाउंड दैट कि वहां पे न्यूक्लियर फैमिली ही ज्यादा हुए करते थे। और the father was the head of the family. That means the society was patriarchal society. And पिता जो है आपके, देयर वाज अ ट्रेडिशन ऑफ गिविंग फादर्स प्रॉपर्टी लाइक हाउस, लिव स्टॉक्स एंड फील्ड्स टू हिज सन्स। और ये थी परंपरा कि जो पिता की संपत्ति है वो पुत्र को मिलेगी। इसी में मैं आगे बात करूं कि मेसोपोटामिया में महिलाओं की स्थिति, क्योंकि जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, तो मैं एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि चीजें कुछ इसके उलट भी, इसको हमको समझना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक बेहतर थी, ये कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी थी ये कहना मुझे लगता है ज्यादती होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो महिलाएं थी वो प्राइमरीली जो है हाउस वाइफ थी, या हाउस कीपर थी, माँ और गृह स्वामी होती थी। और जो जैसा कि आप देखते हैं कि लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी, जो जो प्रीस्ट जो स्कूल चला रहे थे, या जो स्क्राइब्स जो स्कूल चला रहे थे, उसमें जब तक वो रॉयल्टी, मतलब जो रॉयल फैमिली से नहीं बिलोंग कर रही थी, यदि नॉर्मल फैमिली से है, तो वो स्कूल मतलब शिक्षा नहीं दी जा रही थी। और लड़कियां घर पे ही, जिनको पढ़ना है, जिनको स्वयं से इच्छा थी, तो घर पे रह के पढ़ रही थी। इसके अलावा चूंकि तो इसमें कुछ ऐसा हमको एग्जाम्पल मिलता है कि कुछ महिलाएं भी पुरोहित थीं, जो, लेकिन ये एग्जाम्पल कम है। और कुछ महिलाएं दिखाई देती हैं कि वो भी पृष्ठ थीं, और वो भी कुछ उनके पास कुछ पावर था। इसके अलावा जो है एक बहुत आश्चर्यजनक प्रथा है, जिसको हमारे यहाँ भारत में भी हम बात करें तो देवदासी प्रथा कहते हैं, कि वी शुड ऑफर आवर डॉटर या गर्ल चाइल्ड टू टेम्पल फॉर द सर्विस ऑफ गॉड। तो ये चीज हम वहां देखते हैं कि लड़कियों को बेच दिया जाता था, और या उनको स्वयं, मतलब इच्छा से मंदिर को एक प्रकार से ऑफर कर दिया जाता कि ये भगवान की पूजा करेंगे और सब चीजें होंगी। और ये जो है, एक और खराब चीज हम देखते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंतर्गत, कि फैमिलीज कुड आल्सो सेल देयर डॉटर्स इनटू प्रोस्टिट्यूशन और स्लेवरी। इट इज वेरी शेमफुल कि बेटियों को वेश्यावृत्ति और गुलामी के लिए भी भेजा जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको परेशान भी करती हैं, और ये दिखाती हैं। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि फिर महिलाओं की स्थिति कैसे अच्छी थी, कि कुछ महिलाएं पुरोहित थीं या शक्तिशाली थीं, या उनको घर में पढ़ने की अनुमति थी, और कुछ रॉयल फैमिली से पढ़ाई के लिए जाती थी, तो इसलिए अच्छी थी। और एक तरफ हम वाइस वर्सा हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं को हम बेच दे रहे हैं, वेश्यावृत्ति के लिए हम ये कर दे रहे हैं। इस प्रकार की चीजें, और प्रोस्टिट्यूशन को उस समाज में खराब नहीं माना जाता, और एक प्रकार से समाज में इसको बहुत खराब नजरों से नहीं देखा जाता। इसके अलावा जो लड़की के शादी का जो अधिकार था वो पिता ही अपने से शादी की व्यवस्था करता था। और जो लड़की का जो पिता है, जो ब्राइड्स का जो फादर है, पेड ए डाउरी टू द यंग कपल एंड द ग्रूम फैमिलीज पेड ए ब्राइड प्राइस। और जो दूल्हे का जो परिवार है वो दुल्हन की कीमत चुकाता था। तो इस प्रकार से कुछ चीजें दिखती हैं। और देखिए, जैसा कि लगभग अधिकांश समाज में ये होता है, फॉर मेन डाइवोर्स वाज इजी एंड हस्बैंड कैन डाइवोर्स अ वाइफ इफ शी वाज चाइल्डलेस, केयरलेस और विथ मनी, और इफ शी बिलिटिल्ड हिम। यानी कि दो चीजें हैं,
कि यदि कोई पत्नी को तलाक दे सकता है यदि वो निसंतान, यदि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, पैसे के प्रति या परिवार के प्रति लापरवाह है या कुछ इस प्रकार से उसको, तो वो बस इतना ही कहना होता था उसको, कोई कहीं कोई किसी जगह नहीं जाना, बस इतना ही, ऑल ही हैड टू से यू आर नॉट माई वाइफ, एंड सेपरेशन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कैसे कहूं कि समाज में महिलाओं की स्थिति थी। फिर मेसोपोटामियन वुमेन कुड इनिशिएट डाइवोर्स बट हैड टू प्रूव हर हस्बैंड अब्यूज ऑफ एडल्ट्री। मनी इज पेड टू ईच फैमिली इन केसेस ऑफ डाइवोर्स एंड हैड टू बी रिटर्न। यानी कि मेसोपोटामिया में महिलाएं तलाक पहले कर सकती थी, लेकिन उसका सिर्फ एक ही कारण हो कि पति दुर्व्यवहार करता है या उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या इस प्रकार की चीजें हैं, तो इस तरीके इस कंडीशन में ही वो दे सकती। और उसमें फिर कुछ हर्जाना जो क्षतिपूर्ति या कॉम्पनसेट किया जाता था। इफ मेसोपोटामियन वुमेन वेर कॉट इन एडल्ट्री दे वर किल्ड। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन, माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट आई वांट टू से दैट, आप देख सकते हैं कि इफ अ मैन गिव डाइवोर्स और फाउंड इन एडल्ट्री, he just has to pay some fine of, the punishment is to pay some uh, rupees. But if a woman were caught in adultery, they were killed. तो आप ये देख सकते हैं कि पैट्रियार्की कितनी हावी थी सोसाइटी में, वुमेन्स को लेके क्या हमारे बायसेस थे, इस चीज को आप समझ सकते हैं। इफ मेन वेर कॉट इन एडल्ट्री, अ मैन माइट बी पनिश्ड फाइनेंशियली बट नॉट किल्ड, while women were expected to monogamous husbands could be prostitutes or take concubines। यानी कि लेकिन जब महिलाएं एक पत्नी होने की अपेक्षा की जाती थी, पति वेश्याओं के पास जा सकता था और जो रखेल मतलब पत्नी के अलावा कोई और महिलाएं रख सकता था। आप समझ सकते हैं कि कितनी खराब स्थिति थी। मतलब मैं इसको तो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा। मेसोपोटामियन सभ्यता की सबसे सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे यही दिखाई देता है। अब आते हैं मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट की बात करें, तो यहाँ का जो स्क्रिप्ट है इसको क्यूनिफॉर्म कहा गया। क्यूनिफॉर्म कहते हैं उसका, किलाकार हिंदी में कहते हैं किलाकार लिपि। और इसको धातु के या मिट्टी के जो पट्टियों में उसको लिखा जाता था, और कुछ और उसको धातु के ही इससे खुदाई करके लिखा जाता था। ये हमें बहुत सारी पट्टियां मिली हैं। इसको हम इसको क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहा गया। और इसको टैबलेट्स के रूप में हम देखते हैं, अलग छोटे छोटे पट्टियों के रूप में गीली मिट्टी की पट्टियों पे किसी धातु से उकेर के लिखा गया है। तो ये यूनिफॉर्म लिपि है। इसके अलावा यदि हम साइंस एंड टेक की बात करें या इनका क्या सोसाइटी को वो एक प्रकार से इन्होंने क्या दिया मेसोपोटामिया ने, तो ये माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि सबसे पहले जो पहिया या व्हील, जो मैकेनिकल जो इन्वेंशन है, जो व्हील, इसको इसको इन लोगों ने ही, मेसोपोटामियंस ने ही इसको डिस्कवर किया। और ये माना जाता है कि व्हील जो है, द बेसिक प्रिंसिपल एम्बॉडीड इन वन मैनकाइंड्स ट्रूली इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, दैट वाज व्हील। कि प्रत्येक जो आज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम देख रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो व्हील का जो का डिस्कवरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे जो टेक्नोलॉजी को बदलने वाला, एक प्रकार से लाइफ को बदलने वाला जो चीज है वो है, कह सकते हैं व्हील। तो ये एक बहुत बड़ी खोज है उनकी। इसको आप देख सकते हैं अलग अलग हम पहियों का, जो कुछ मैं चित्र के साथ आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। The Sumerian improved upon by using the wheel as form of transportation on their chariots, and later the ancient Egyptian also used wheeled chariots। यानी कि मेसोपोटामियन ने शुरू किया, इसको बाद में हम लेटर ऑन देखते हैं, जब हम इजिप्शियन की बात करेंगे उस समय हम आपको बताएंगे कि इजिप्शियन भी व्हील्स की बात करते हैं। स्पोक व्हील वाज अ मेजर एडवांस इन द डेवलपमेंट ऑफ द व्हील। और आप देखते हैं कि पहले व्हील नॉर्मल दिख रहा है आपको एक चित्र में, आप देखिए, और एक चित्र आपको दिख रहा है जिसमें कि स्पोक्स लगे हुए, मतलब उसके तिलियां लगी हुई हैं। तो वो स्पोक्स जैसे आज की साइकिल में या गाड़ी में आप स्पोक्स देखते हैं, वैसा ही बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं उसमें जो स्पोक्स दिखते हैं। तो ये जो स्पोक लगा के जो पहिया बनाना, ये एक प्रकार का मेजर एडवांस इन साइंस था, एक प्रकार का, एक प्रकार समझ सकते हैं। तो एक प्रकार ये चीजें हैं। जब और ये माना जाता है कि यदि व्हील का खोज नहीं होता तो दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए, जितने बड़े इन्वेंशन हुए हैं, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो चाहे किसी और सेक्टर में हो, ये पॉसिबल नहीं था। और यदि हम आगे की बात करें तो उनके जो फील्ड ऑफ साइंस में इन लोगों ने बहुत काम किया। एस्ट्रोलॉजी में इनका बहुत रोल था, मेडिकल साइंस में इनकी इनकी बड़ी भूमिका थी। और इसके अलावा यदि हम बात करें जो टाइम को लेके जो इनका कॉन्सेप्ट था, अकॉर्डिंग टू मेसोपोटामियन देयर वेर 60 सेकंड इन अ 1 मिनट, जो आज भी हम लोग मानते हैं कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, एंड 60 मिनट इन अ 1 आवर।
and the people had divided the day into 24 hours and the year into 12 months, which they named on the basis of consultative. यानी कहने की बात ये है, आपको समझाना मैं चाहूंगा, अलग अलग सभ्यता के लोग अपने तरीके से दावा करते हैं। जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम बताते हैं कि हमने सबसे पहले दिया, या हम भारतीय सभ्यता की बात करते हैं कि हमने दुनिया को ये चीज दी। इसी प्रकार से मेसोपोटामियन जब बात करेंगे तो वो कहते हैं कि हमने सबसे पहले दिया। इसी प्रकार से मिस्र की बात करें या यूनान की बात करें, तो सब अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन हम उन विवाद में नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन जब हम उस सभ्यता के बारे में लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि सबसे पहले ये जो चीज है कि 60 सेकंड का एक मिनट होता है, और 60 मिनट का एक घंटा होता है, एक और 24 घंटे का एक दिन होता है, और 12 महीने होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको देने वाले मैं समझा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि आप जब आंसर लिख रहे हैं तो वहां पे हमको अपनी विद्वता के बारे में बात नहीं करनी, हमें ये देखना है कि क्या लिखा मिलता है। तो आपकी किताबों में या आपके जो मैटर जो मिल रहा है, तो वहां पे आपको बहुत सावधान होना है, उत्तर लिखने के समय में बहुत सावधान होना है। हमें ये पता है कि ये कोई ये बता नहीं सकता कि किसने पहले किया, लेकिन दावे सबके अपने अपने कि हमने सबसे पहले किया। तो आपको लिखते समय ये बताना है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में ऐसी मान्यता है, या इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या, इन्होंने ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया कि लूनर इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स होता है, और कैसे होता है, इन सब सारी चीजों को बताया। हम यदि भारतीय परंपरा में बात करें तो हम बताते हैं कि हमने बताया था, ब्रह्मगुप्त इसके ये थे, या भास्कराचार्य थे, या आर्यभट्ट की बात करते हैं, इस तरीके की बातें हमको दिखाई देती हैं। तो फिर इसके अलावा सुमेरियन कैलेंडर की बात करें तो जो है लूनर कैलेंडर की जो बात आती है, लूनी सोलर कैलेंडर यानी कि चंद्र सौर कैलेंडर की बात आती है। इस प्रकार के जो कि एक चंद्र महीने में 7 दिवसीय सप्ताह होते हैं, इस प्रकार के अलग अलग उनकी अवधारणाएं। तो ये मैंने आपको फिर से, ये शायद रिपीट हुआ है, इसको मैं आगे स्किप करता हूँ। हाँ, अब हम करते हैं कि ब्यूरियल्स, जो जब इंसान खत्म हो जाता है तो उसको कैसे दफन किया जा रहा था, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो उसके अलग अलग हमको दिखे हैं, मिलते हैं, और hundreds of graves have been excavated in parts of Mesopotamia, revealing information about Mesopotamian burials। तो बहुत जो burial जो सिस्टम है उसके बारे में हमको चीजें मिलती हैं। इन द सिटी ऑफ उर, उर जो है सबसे प्राचीन शहर में से एक है। मोस्ट पीपल वर ब्यूरिड इन फैमिली ग्रेव्स अंडर देयर हाउसेज अलोंग विद सम पोजीशन। तो इस प्रकार से घरों के अंदर में भी हमको वो जो ब्यूरियल है वो देखते हैं, जो कब्र है वो मिली है। इसके अलावा ये देखते हैं कि जो मरता था तो उसके साथ उसके महत्वपूर्ण चीजें, मतलब कंघी है, या उसके अलावा कोई भी और जो उसके जो चीजें यूज करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहाँ की जो रॉयल ग्रेव्स हैं, तो उसमें उनके दासों को भी दफन किया गया, उनके स्लेव्स को भी उसके साथ कब्र में रखा गया। तो ये कुछ चीजें हैं। अब हालांकि मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बताना चाहता हूँ कि जो प्रमुख शहर हैं तो वो उर है, अक्कड है, उरुक है, एरुडू है, असुर है, निन्नेवा है, बेबीलोन है, लगास है। ये प्रमुख शहर हैं अलग अलग सभ्यता में। मतलब पूरे मेसोपोटामिया की बात करें तो हमको उर, निपुर, लगास, उरुक, एरिडू, निनेवा, असुर, बेबीलोन, ये प्रमुख हमको शहर मिलते हैं। मैंने आपको बताया सिटी स्टेट्स। तो पूरा जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसमें बहुत सारे शहर हैं, और प्रत्येक शहर जो है एक राज्य की भांति काम कर रहा है। अब हम आप बात करते हैं जो मैं बहुत पहले मैं आपको जो लॉ की बात आ रही थी, तो मेसोपोटामियन सभ्यता में हम बात करते हैं हम्बुराबी का जो कोड है वो क्या है। तो हम्बुराबी जो राजा हुआ वो 1792 से 1792 से 1750 के बीच में एक राजा हुआ, बेबीलोनियन जो सभ्यता है उसके समय में। और उसने इसकी जो कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाया, वो एक 7 फीट ऊंचे, 4 फीट चौड़े पत्थर बेसाल्ट स्टेल के ऊपर एक उस पे बनाया। मैं इसका चित्र भी आपको दिखाऊंगा। उसके ऊपर इसका बनाया, और उसमें अपनी लाइन लिखी। और स्टेल को जो है, अब ये जो स्टेल है ईरान के इसमें जगहों पे मिला है। इट हैड बीन टेकन प्लंडर 600 इयर्स आफ्टर क्रिएशन। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसको बारे में मैं बात करूंगा। अभी जो है स्टेल जो है लोवर म्यूजियम में है, लोवर म्यूजियम फ्रांस में है। ये देखिए, ये है हम्बुराबी का जो कोड। और ये जो जो बेसाल्ट का दिख रहा है, 7 फीट ऊंचा है, 4.5 4 फीट चौड़ा है। आप देख पा रहे हैं इसमें, हालांकि जूम करने पे आपको दिखेगा, या आप जब नेट पे जाके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस पूरे स्लेट उस पे लिखा हुआ, इसमें 3600 लाइन्स हैं। 36, मैं इसके आगे बारे में बात करूंगा। तो ये हम्बुराबी जो ये है, इसमें 282 प्रोविजंस हैं।
और किस चीज को लेके है? हमारे फैमिली राइट्स को लेके है, ट्रेड को लेके है, स्लेवरी को लेके है, टैक्सेस को लेके है, वेजेस को लेके है। और आपको बता दो बच्चों की ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है कि हम्बुराबी का कोड क्या है, इसको लेके एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। तो आप जब तैयार करें तो हम्बुराबी का कोड जो है अलग से तैयार आप कर सकते हैं। यानी कि ये जो वीडियो मैंने आपको के लेके आया हूं उसमें से आप एक साथ कई चीजें बन सकती है। यदि हम की मेसोपोटामियन सभ्यता का धर्म, मेसोपोटामियन सभ्यता का समाज, मेसोपोटामियन सभ्यता का में हम्बुराबी कोड, तो ये सारी चीजें अलग अलग आपको देख पा रहे हैं। तो मैं एक वीडियो में बहुत सारी चीजें लाने की कोशिश किया हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन इसको आपको समझना होगा। और इसको एक पत्थर में लिखा गया है। और इसको इसका जो सिद्धांत है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, मतलब टिट फॉर टैट वाली बात है और उस प्रकार की बात है। तो हम्बुराबी जो है जो कोड है, द कोड ऑफ हम्बुराबी इंक्लूड्स मेनी हार्श पनिशमेंट एंड समटाइम डिमांडिंग द रिमूवल ऑफ गिल्टी पार्टीज ऑफ टंग, हैंड्स, रेस्ट, आई और ईयर। इतना खतरनाक, यानी कि आपने कोई कठोर किया है तो सामने वाले का जीभ काट लीजिए, हाथ काट लीजिए, आंख निकाल लीजिए, कान काट, मतलब बहुत एक प्रकार से इसको क्या कहें। तो इस प्रकार की चीजें मिलती हैं और इसमें 282 इसमें अलग अलग कोड हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैंने इसको लिखा है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और नोट करना चाहिए, क्योंकि हम्बुराबी कोड यदि अलग से पूछता है तो आपके पास वो आंसर पूरा होना चाहिए। और मैंने कोशिश किया है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, और आप ताकि आप नोट भी कर सकें और लिख भी सकें। आप वीडियो जब देख रहे होते हैं तो उसको पॉज करिए और उसको लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो अंतिम है इसका, उसके बाद मैं इसको खत्म करूंगा, कि जो इम्पोर्टेंट है द गिलगमेश। गिलगमेश का नाम आप सुनते हैं, द एपिक ऑफ गिलगमेश, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिटन स्टोरी ऑफ अर्थ, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना, जैसे हम भारतीय सभ्यता में बात करते हैं तो हम बोलते हैं रामायण और महाभारत सबसे प्राचीन महाकाव्य है। वैसे ही मेसोपोटामियन दावा करते हैं कि नहीं भाई, हमारा गिलगामेश जो है सबसे प्राचीन महाकाव्य है। और इसकी एक बहुत बेहतरीन कहानी है, बहुत डिटेल में है, उतने में हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ऐतिहासिक राजा जो उरुक के समय की कहानी मिलती है कि 2750 से 2500 ईसा पूर्व के बीच की, उसकी कुछ बहुत सारी अद्भुत कहानियां हैं। और उन कहानियों का एक प्रकार से कलेक्शन है, वो है आपका द एपिक ऑफ गिलगामेश। तो इसके बारे में एक माना गया कि गिलगामेश नाम का एक राजा था। और शुरुआत में वो जो गिलगामेश था वो बहुत अत्याचारी था, बहुत निरंकुश था। और मतलब लगभग कह सकते हैं कि पूरे पूरे राज्य में उसका आतंक था। और जो भी राज्य में स्त्री जिसको उससे पसंद आती थी उसके साथ वो फिर एक प्रकार से फिजिकली हैरेस करता था और तमाम चीजें से उसके साथ। और वो ये नहीं देखता था कि वो किसी की पत्नी है, किस बड़े आदमी की बेटी है, उसको बस कोई दिख गया मतलब वो उसके साथ गलत करना ही है। तो एक प्रकार से उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था। तो ये मान्यता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मिथ भी हो सकता है। ये जो हम एपिक ऑफ गिलगामेश है, इसमें जो कहानी मिलती है उसमें ये मिलता है कि फिर देवताओं ने एक प्लान किया कि एक ऐसे आदमी को, एक जंगली आदमी को नियंत्रण, एक जंगली आदमी था, जैसे हम लोग हमारे एक कहानी आती है उसके, जब स्किप कर रहा हूँ, मोगली की कहानी आती है कि बचपन से जंगल में जानवरों के साथ रहा। तो वैसा ही एक एनकेडू नाम का एक आदमी था जो जंगली, पूरा जंगल में ही रहा और पूरा, लेकिन जब देवताओं ने उसको एक प्रकार से ये कहा कि इसको गिलगामेश के पास ले जाए। गिलगामेश के पास जब एनकेडू गया तो बाद में धीरे धीरे उसकी अच्छी दोस्ती हो गई, और उसकी दोस्ती हो गई, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन एनकेडू की बीच में उसकी मृत्यु, जब एनकेडू जो जो जंगली आदमी था, जब उसकी मृत्यु हो गई, तो एक प्रकार से उसकी मृत्यु से गिलगामेश का दिल टूट गया। और एकदम से वो दुनिया से की चीजों से अपने आप को एक प्रकार से सेपरेट कर लिया। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके बाद वो उससे एक प्रकार उसके जीवन में बदलाव आया। यानी इस पूरी कहानी का मतलब ये था कि जो एक प्रकार से निरंकुश, अत्याचारी और खराब राजा था, वो एक जंगली साथी यानी कि एनकेडू के दोस्ती में अब उसमें हृदय परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से कुछ चित्र भी हैं ये गिलगामेश के एपिक के। गिलगामेश को आप देख पा रहे हैं, और इसके अलग अलग प्रतिमाएं हैं। और ये एक प्रकार का जो जानवर और इंसान का एक प्रतिकृति भी आपको दिखाई दे रही है। और गिलगामेश का ये सबसे पहला वाला जो आपको सबसे किनारे में आपके जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक पत्थर के इस पे लिखा हुआ है, ये गिलगामेश एपिक
को इस पे उकेरा गया है। इस प्रकार से अलग-अलग टुकड़े में, बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े में या मिट्टी के टुकड़े में उसमें लिखा गया है, यूनिफ़ॉर्म में ये हमको मिलता है। तो साथियों, मैं इसके साथ ही अपनी बात खत्म करता हूँ और ये वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आया होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि चूँकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा है, कुछ पहलू इसमें मैंने छोड़ भी दिया है। जैसे कृषि की बात नहीं की, कृषि की बात इसलिए नहीं की क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र था और 2 नदियों के पाट में था, तो निश्चित ही कि यहाँ पे तमाम डेवलपमेंट की बातें थी, इसलिए इतनी बड़ी सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई। तो जो हमारी फसलें थी या जो व्यापार था वो बहुत उन्नत था। तभी अलग-अलग समय में अलग-अलग जातियों के लोगों ने यहाँ पे आक्रमण किया और अपनी सभ्यता का विस्तार। तो कुल मिला के चूँकि हमें परीक्षा की दृष्टि से भी देखना है, तो इसमें मैंने इस वीडियो के अंतर्गत 3 से 4 अलग-अलग प्रकार के प्रश्नों का सेगमेंट है, जिसमें कि उसमें यदि आप ये एक बड़ा प्रश्न पूछता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताओं को लिखिए, तो ये पूरा का पूरा आएगा, जिसमें से कुछ संक्षिप्त में आपको लिखना होगा। यदि मेसोपोटामिया के धर्म के बारे में पूछता है, तब भी आप लिख सकते हैं, मेसोपोटामिया के समाज के बारे में लिख सकते हैं, मेसोपोटामिया की में के जो ये हम्मुराबी का जो कोड है या गिलगामेश का महाकाव्य है, ये एक वीडियो में मैंने लगभग 4-5 टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। कभी कोशिश करूँगा कि हम्मुराबी पे एक अलग से वीडियो बना दूँ या गिलगामेश एपिक पे, क्योंकि अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो उसको एक में समेटना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे मैंने आपसे चर्चा की है। बहुत जल्द मैं आपके बीच में इजिप्शियन सिविलाइजेशन पे, जो मिस्र की सभ्यता है, उस पर वीडियो लेकर आ रहा हूँ और हड़प्पा की सभ्यता पर एक वीडियो जो आप लोगों ने कहा था, वो भी मैं लेकर आऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। प्लीज़ वॉच मी माय वीडियोज़ एंड लाइक मी।